सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सीए फाउंडेशन की जो अकाउंट्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं लेक्चर्स की, उसके 12 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम 13वें लेक्चर में आ चुके हैं। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, है ना। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या था, शायद अब अभी तक आप लोगों को याद होगा भी कि नहीं, मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग में जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जो नाम, चीज़ों के नाम जो हम यूज़ करते हैं, जो कॉमन भाषा से थोड़ा अलग है अकाउंटिंग में, जो हमेशा यूज़ होते हैं, उन्हीं टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा सीख रहे थे यहाँ पर, है ना। तो आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सपेंसेस, यानी कि जो टर्म हम सबसे पहले जानेंगे वो है एक्सपेंसेस। तो आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक्सपेंसेस ये भी कोई पढ़ाने की चीज़ है। हम सभी को पता है सर, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है ना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कि क्यों पढ़ाऊँ, इतना इजी सा टॉपिक है, बच्चों को तो हर चीज़ इसके बारे में पता ही होगा। लेकिन फिर सोचा कि क्या पता कुछ नई बात हो सकता है, सीखने को मिल जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है कि आज की डिस्कशन से आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और अपना दिमाग जो है वो इधर उधर ना भटका के लेक्चर में कंसंट्रेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो भगवान का नाम लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंसेस क्या है। अब किसी भले संत ने बहुत सालों पहले एक बात कही थी और वो बात है ना, वो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो बात क्या है, उन्होंने कही थी कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या आप ऐसा कह लो कि कुछ पाने के लिए हमको कुछ देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेस हमने किस लिए खोला है, कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए, पैसा। बिजनेस क्या है, बिजनेस को हम एक चुंबक बनाना चाहते हैं जो पैसे को खींच के लाए हमारे पास और हमको अमीर बना दे, है कि नहीं। बात बिल्कुल सही है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे बनाना, प्रॉफिट कमाना। अब ये जो पैसा आप कमाना चाहते हो, इस पैसे को कमाने के लिए आपको क्या करना जरूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जैसे जरूरी है, तो पैसा कमाने के लिए कुछ पैसा खर्च करना भी जरूरी है। तो बिजनेस में जो रेवेन्यूज हम अर्न करते हैं ना, रेवेन्यूज, उन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए कुछ खर्चे हमें करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंसेस, उन्हीं को एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को तो एक्सपेंसेस ही बोलेंगे, खर्चों को एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेंसेस आर द मॉनिटरी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस स्पेंट बाय एन एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या, पहली क्लास में बता दिया था, एंटिटी मतलब बिजनेस, ओके। तो एक्सपेंसेस क्या है, मॉनिटरी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, कैश या कैश के इक्विवेलेंट आपका रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमको देने पड़ते हैं। खर्चों में क्या होता है, जनरली हमको कैश देना पड़ता है, या कुछ कैश के बदले में कभी कभी कुछ चीज़ें दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली कैश ही देना पड़ता है। तो रिसोर्सेज आपको देना पड़ेगा, स्पेंड बाय एन एंटिटी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड का एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। टाइम पीरियड का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टू अर्न रेवेन्यूज। तो मेन मुद्दा क्या है एक्सपेंसेस का, पैसों की कमाई करने के लिए कुछ पैसे खर्चने पड़ते हैं, या आप कह लो कि कमाई करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। यहां पर देखो फिर से लिखा है, एक्सपेंसेस आर एसेंशियली कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यूज थ्रू यूजिंग और कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो कभी कभी क्या होता है कि पैसे कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ गुड्स खरीद के लाना पड़ता है जिसको हम आगे बेचते हैं, या कुछ सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। जैसे आपके बिजनेस में जो स्टाफ काम कर रहा है, जो लोग आपने हायर करके रखे हैं, उनकी सर्विसेज आप ले रहे हो ना अपने बिजनेस को चलाने में, तो उनको आपको सैलरी देनी पड़ती है, वेजेस देना पड़ता है। तो वो सारे क्या हो गए, वो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गए। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लाइट, पावर, यूटिलिटीज़, ये सब चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स किसके, एक्सपेंसेस के, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस को आप नहीं ले सकते जो एक्सपेंस आपको रेवेन्यू प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, या जो एक्सपेंस आपको ओवरऑल बिजनेस चलाने में मदद कर रहा है, यानी कि बिजनेस चलने से रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। अपना घर का खर्चा इसमें आप बिजनेस एक्सपेंस नहीं बोल सकते। आपको याद है ना, एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा था कि ओनर का जो पर्सनल खर्चा है उसको साइड रखना है और बिजनेस के खर्चों को ही सिर्फ लेना है, जो बिजनेस करने के लिए खर्चे होते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो वही बात है जो हमको पता थी, तो इसमें नया क्या सीखा हमने, फालतू में हमारा टाइम बर्बाद हो गया। तो देखो, हो सकता है कि आपका टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब हमने आपको क्या बताया कि बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो खर्चा करना है वो एक्सपेंसेस। अब मान लो कि आपने किसी साल, किसी ईयर एक मशीन खरीदी, ठीक है।
ये मशीन आपने क्यों खरीदी है? प्रोडक्शन करने के लिए, और इसका कॉस्ट है 10 लाख। कितना कॉस्ट है? 10 लाख। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मशीन जिस साल आपने खरीदी है, क्या इसका कॉस्ट हम एक्सपेंस मानेंगे? क्या इस मशीन के ऊपर जो पैसे हमने खर्च किए हैं, क्या हम उसको एक्सपेंस मानेंगे? और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये मशीन जो है ये हमको 10 साल तक सर्विस देगी, ठीक है। इसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स की। अब आप सोचो, वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट में बताओ सिर्फ हाँ या ना में कि क्या ये मशीन का जो खर्चा है ये पूरा हमको एक्सपेंसेस में बुक करना चाहिए, क्या हमको इसका पूरा एक्सपेंसेस मानना चाहिए, हाँ या ना। अपने दिमाग पे जोर डाल के ये चीज़ सोचो। अगर जो लोग आप सोच रहे हो कि हाँ पूरा मशीन का खर्चा जो है ये पूरा एक्सपेंस होगा, तो आप यहाँ पर गलत हो, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए चलिए एक ब्लैंक शीट में आते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया, थोड़ा एक बार फ्रेश फिर से लिख लेते हैं। मशीन का, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख, ठीक है। और मशीन का लाइफ कितना है? 10 ईयर्स। ओके, अब एक टाइमलाइन बनाते हैं बिजनेस की, ठीक है। क्योंकि पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, बिजनेस के पूरे लाइफ टर्म को छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड्स में भाग करेंगे, जो कि जनरली 1 साल का होता है। तो यहाँ पर हम 10 साल का एक टाइमलाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक एक्स्ट्रा है, चलो 11 तक ले लिया। अब यहाँ पर इस पॉइंट में हमने क्या खरीदा है? मशीन, ठीक है। इस साल में हमने मशीन जो है वो खरीदा है। कितने में खरीदा है? 10 लाख में, आपको पता है। अब जब हम इस अकाउंटिंग पीरियड का परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, यानी कि इस अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस, परफॉर्मेंस मतलब क्या, सीधी सी बात है, प्रॉफिट या लॉस मेजर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इस अकाउंटिंग पीरियड में जितने रेवेन्यूज हमने कमाए, प्रॉफिट या लॉस हम कैसे मेजर करते हैं? हमारे जितने भी रेवेन्यूज हुए, रेवेन्यूज यानी कि जो सेल्स से या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो भी हमारा कैश इनफ्लो जनरेट होता है, या जो भी इनफ्लो आता है, वो हमारा रेवेन्यूज हो गया। और इससे हम क्या माइनस करते हैं? एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो इस साल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले साल का, फर्स्ट ईयर में मान लो कि रेवेन्यूज जो हमने कमाए उसमें से हम मान लो कि इस मशीन का खर्चा के अलावा हमारा और कोई खर्चा हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या हम इस मशीन का पूरा 10 लाख यहां पर माइनस कर देंगे? सोच के बताना, क्या हम ये रेवेन्यू से टोटल 10 लाख माइनस कर देंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप एक चीज़ देखो, ये मशीन जो 10 लाख की है ना, इसका लाइफ कितना है? 10 साल का है। तो ये मशीन हमको क्या देगी? बेनिफिट देगी 10 साल तक, यानी कि इस मशीन को हम 1 साल ही नहीं 10 साल तक यूज़ कर सकेंगे, और 10 साल तक इससे प्रोडक्शन कर सकेंगे। यानी कि 10 साल तक हम इस मशीन को यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। हमारे बिजनेस को ये मशीन 10 साल तक रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो अगर बेनिफिट हम 10 साल तक लेंगे, तो कॉस्ट 1 साल में या एक्सपेंस 1 ही साल में क्यों बुक कर दें? एक्सपेंस को भी हमको 10 सालों में डिवाइड करना चाहिए, है ना। जनरल लॉजिक से सोचो कि जब एक मशीन आपको 10 साल तक सर्विस दे रही है ना, तो आप उसका कॉस्ट 1 साल में ही क्यों दिखाओगे? उसका कॉस्ट को भी 10 सालों में डिवाइड करना चाहिए। तो आइडियली हमको क्या करना चाहिए कि इस 10 साल में इस मशीन का कॉस्ट जो है हमको डिवाइड कर देना चाहिए। यानी कि हमारा 1 साल का कॉस्ट कितना आया? हमारा 1 ईयर का कॉस्ट आएगा 10 साल 10 लाख, 10 लाख 10 साल के लिए, यानी 1 साल के लिए 1 लाख, ठीक है ना। तो अगर हम मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि ये जो मशीन हमने खर्ची है उसमें 1 साल में हमको 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 साल में हम सिर्फ 1/10 ही बेनिफिट उठा पा रहे मशीन का, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको बात मेरी समझ में आ रही है। तो रेवेन्यूज मान लो कि इस साल सेल्स हमने 3 लाख की है, फर्स्ट ईयर में हमने सेल्स यहाँ पर 3 लाख की है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो इससे एक्सपेंसेस जो मशीन का हम घटाएंगे उसमें कितना घटाएंगे? 1 लाख, ठीक है, 10 लाख नहीं घटाएंगे। अब 1 लाख क्यों घटा रहे हैं? अब इसमें आप मैचिंग कंसेप्ट का भी जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना रेवेन्यू आपने किसी चीज़ से जनरेट किया है आप उतना ही उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट लोगे। तो इस मशीन को हमने सिर्फ अभी 1 साल ही यूज़ किया है, और 1 साल यूज़ करने के पीछे हमारा
खर्चा कितना आया, प्रोपोर्शनेटली 1 लाख खर्चा आया, क्योंकि टोटल 10 लाख जो है हम 10 साल तक यूज़ कर सकेंगे मशीन को, तो 1 साल को यूज़ करने का खर्चा 1 लाख आएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पर कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन का खर्चा जो है ना हम 1 लाख दिखाएंगे, और यही मशीन का मतलब ये जो मशीन का खर्चा है 10 लाख का, इसको हम टुकड़ों में अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में खर्चे के हिसाब से दिखा रहे हैं। और आप सभी को पता होगा, आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा अपनी लाइफ में, ये जो किसी मशीन या किसी एसेट के खर्चे को हम तोड़ तोड़ के हर साल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन में दिखाते हैं, उस खर्चे को बोलता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, वर्ड सुना होगा, मैंने भी अपने लेक्चर्स में यूज़ किया है। तो किसी भी मशीन को या किसी भी एसेट की कॉस्ट को हम देखो, पैसे तो हम मशीन का 10 लाख जो है ना, पैसा तो हम पूरा इसी साल में दे दे रहे हैं, कैश आउटफ्लो हमारी हो जा रही है, लेकिन बेनिफिट हम मशीन का 10 सालों तक एंजॉय करेंगे। इसीलिए इस कैश आउटफ्लो को हम पूरा एक बार में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमको क्या बोलता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमको बोलता है कि पैसा चाहे कभी भी खर्चा हुआ हो, तुमको कितना एक्सपेंडिचर इस अकाउंटिंग पीरियड में लगा इफेक्टिवली, उतना ही तुम यहाँ पर एक्सपेंस के रूप में बुक करोगे, और जितना रेवेन्यूज तुमको इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, उतना ही तुम इस अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यूज बुक करोगे। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहता है ना। अगर मान लो, अगर आपको मशीन से समझने में मुश्किल हो रही है, तो अगर मान लो यहाँ पर मशीन ना होके यहाँ पर रेंट होता, रेंट, ठीक है, एक मशीन आप रेंट पे लाते, कॉस्ट पे नहीं, क्या पे लाते, रेंट पे लाते, और उसका रेंट होता 10 लाख, और 10 साल के लिए रेंट होता। मान लो कि एक मशीन आपने खरीदा नहीं है, आपने रेंट पे या लीज पे ले लिया मशीन। मशीन वगैरह जब हम रेंट पे लेते हैं ना, तो उसको लीज पे लेना बोलते हैं, ओके। तो लीज पे ले लिया, 10 साल के लिए आपने लीज लिया, और 10 लाख रुपए आज ही आपने दे दिए, एडवांस में दे दिए, लेकिन मशीन आपने जो रेंट पे लाया आप 10 साल तक यूज कर पाओगे। तो ये जो टोटल 10 लाख आपने रेंट के दिए हैं, या लीज रेंट बोलते हैं इसको, लीज रेंट के दिए हैं, क्या आप पूरा खर्चा पहले ही साल बुक कर दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 10 लाख तो 10 साल के लिए है, तो हर साल 1-1 लाख करके ना बुक करेंगे। तो ये जो खर्चा है ये पूरा पहले ईयर में क्या होगा पता है? इस डेट में आपका जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा, ये ईयर के एंड डेट में ही होता है, उस दिन हम एक्सपेंडिचर 1 लाख पकड़ेंगे और हमारे एसेट में 9 लाख पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट अभी भी हमने एंजॉय नहीं किया है। तो फ्यूचर में जो बेनिफिट हमको मिलने वाली है उसको क्या कहते हैं? एसेट। तो ये 9 लाख का बेनिफिट अभी भी हमने एंजॉय नहीं किया है, कैश पे कर दिया, लेकिन बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एसेट, और ये बैलेंस शीट में हमको मशीन दिखेगी, ठीक है। या एडवांस में अगर रेंट भी पे किया हुआ तो एडवांस रेंट बोल के 9 लाख रुपए हमको बैलेंस शीट में दिखेगी। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। डेप्रीसिएशन जो मशीन का पीरियड वाइज प्रोपोर्शनेट कॉस्ट जो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन के समय ले रहे हैं एज एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन, और वो हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन करते समय मान लो आपको दिख जाएगी। पूरा मशीन का कॉस्ट हमको 1 साल में एक्सपेंस नहीं लेना है, जबकि कैश जो है वो पूरा हम पहले ही साल दे देते हैं, लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। आ गई बात समझ में? नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आते हैं अपने नोट्स में, देखो इसीलिए पहला एग्जाम्पल जो था वो था डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि एक्सपेंसेस है जितने में खरीदा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस है, ओके। तो ये हो गई एक्सपेंसेस की बात। अब एक्सपेंसेस जब होते हैं ना, तो इसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक्सपेंसेस जब होते हैं तो इसके 2 इफेक्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है डिक्रीज इन एसेट्स, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अब आप बताओगे ये कैसे सर, थोड़ा समझा दीजिए। तो ज़रूर समझाऊंगा, समझाने के लिए तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं रेंट का, ठीक है। रेंट का एग्जाम्पल बहुत इजी लगता है, लोगों को समझने में भी आसान होता है, और मुझे भी पता नहीं क्यों रेंट का एग्जाम्पल मुझे काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो रेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब रेंट आपने मान लो कि 1000 रुपये पे किया, ₹1000 रेंट आपने पे किया कैश में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? आपका एक एक्सपेंडिचर जो है आपका हुआ एक्सपेंस, और कैश आपका कम हो गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। या तो कोई एक्सपेंस आपका एसेट डिक्रीज कर देगा, एसेट डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर रेंट जो हम कैश में पे कर दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हमारा कैश कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा एसेट जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो बोलते हैं ये लोग, एसेट डिक्रीज नहीं होगा तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कि रेंट आपका इनकर हो गया, इस पीरियड में आपने जो दुकान भाड़ा लिया था उसका 1000 रुपया रेंट बनता है, पर आपने पे नहीं किया है, नॉट पेड लिख देता हूं मैं,
ओके, पे नहीं किया है। तो अगर आपने रेंट पे नहीं किया लेकिन पीरियड ओवर हो गया है, आपने दुकान पर कब्जा जमा के रखा है, दुकान आप यूज कर रहे हो, ठीक है, 1 महीना पार हो गया लेकिन 1,000 रुपये उसका जो भाड़ा बनता है वो आपने पे नहीं किया, तो पे नहीं करने पर भी आपकी क्या हो जाएगी, आपके सिर पर एक उधारी आ जाएगी। अब दुकान के मालिक को आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि आपने 1 महीने तक दुकान को यूज कर लिया है। तो आपके सर पे क्या आ जाएगी, एक, अगर आपने पे नहीं किया तो आपके बुक्स में एक अनपेड रेंट की एंट्री आपको करनी पड़ेगी, या इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोलते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई लायबिलिटी। कोई भी उधारी हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यहां पर देखो बढ़ गई। रेंट आपका इनकर हुआ एक्सपेंस, आपने कैश पे नहीं किया, तो कैश पे नहीं किया तो कोई एसेट तो कम नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया, उसके रेस्पेक्ट में लायबिलिटी बढ़ गई। अगर आप कैश पे कर देते तो आपका एसेट कम हो जाता, फिर लायबिलिटी का कोई स्कोप वहां पर नहीं रहता, लेकिन आपने यहां पर कैश पे नहीं किया है तो क्या होगा, आपकी लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो या तो अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो या तो आपका एसेट गिरेगा या आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर के दो ही इफेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस हम क्यों करते हैं पता है, क्योंकि एक्सपेंसेस से हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स, एक्सपेंसेस आर एक्चुअली बेनिफिट्स विच वी आर गेटिंग। हम किसी को पैसे क्यों देते हैं, हम किसी को पैसे, सीधा सा हिसाब है, हम किसी को पैसे क्यों देंगे, उससे कुछ बेनिफिट लेने के लिए, यानी कि हम खर्चे क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हमको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कोई अगर बोलेगा ना कि एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स हैं बिजनेस के लिए, तो जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि एक्सपेंडिचर बेनिफिट कैसे होता है, खर्चा कभी बेनिफिट हो सकता है। अरे भाई, खर्चा आप तभी कर रहे हो ना जब उसके बदले आपको कोई सामान या कोई सुविधा मिल रही है। आप थोड़ी ना बिना बेफालतू का किसी को पैसा दे रहे हो, भीख थोड़ी किसी को दे रहे हो कि जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रही है। तो जब भी आप कोई खर्चा करते हो तो याद रखना उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। तो एक्सपेंडिचर्स हम हमेशा बेनिफिट्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। और एक बात यहां पर मैं बताना भूल गया आपको कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, ये मान लो कि 1 साल का पीरियड है, इसमें जितने सारे भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो इस साल से रिलेट करते हैं, जो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं, ठीक है, उसको ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन में लेना है। अगर आपने रेंट में मान लो 1 साल की जगह 14 महीने का रेंट पे कर दिया, 2 महीने का यहाँ पर एक्स्ट्रा आपने रेंट पे करके रखा है, 2 मंथ्स का, यहाँ 2 मंथ्स का, तो इतना पार्ट आपको एक्सपेंसेस में कंसिडर नहीं करना है। आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंसिडर करना है, ठीक है। और आपके रेवेन्यू जनरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपको कंसिडर करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, तो ये एक बात मैं और बता देता हूँ। एक्सपेंसेस के 2 और क्लासिफिकेशन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सब जनरल डिस्कशन है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम आएंगे। एक हो सकता है रिलेटेड टू रेवेन्यू, डायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू, और एक हो सकता है पीरियोडिक। अब देखो, बिजनेस चलता रहता है, ठीक है, उसमें जो खर्चे होते हैं उसमें से कुछ डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेट होते हैं। जैसे कि सेल्स करने के लिए आपको परचेज करनी पड़ेगी, गुड्स खरीद के लाना पड़ेगा, तो परचेजेज एक ऐसा खर्चा है जो डायरेक्टली सेल से रिलेटेड है। क्या है, डायरेक्टली सेल से रिलेटेड है, ओके। लेकिन पीरियोडिक में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका रेंट आ गया, सैलरीज आ गया, ठीक है, ये सब पीरियोडिक होता है, ये डायरेक्टली सेल से रिलेटेड नहीं है। देखो, सेल्स करने के लिए आपको दुकान रेंट पे लिया है, वो ठीक है, ठीक, लेकिन ये इनडायरेक्ट रिलेशन है सेल्स के साथ। सेल के साथ डायरेक्ट रिलेशन किसका है, परचेज का। परचेज जो गुड्स आप करके ला रहे हो उसको आप सेल कर रहे हो, तो ये हो गया एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू। और जो पीरियोडिक नेचर का या कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन वाले होते हैं वैसे भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे डीप में, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। अब आ जाएंगे रेवेन्यूज़ या इनकम्स में। तो रेवेन्यूज़ या इनकम्स एक्सपेंडिचर पढ़ाते समय ही मैंने आपसे आधा से ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लिया। तो बिजनेस क्या है, देखो ये इमेज को ठीक से देखोगे ना तो रेवेन्यू के बारे में पता चल जाएगा। ये चुंबक क्या है पता है, ये चुंबक है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस हम क्यों बनाते हैं, बिजनेस को हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक ऐसा चुंबक हो जो पैसों को अपनी तरफ खींचता हो। तो ये जो चुंबक है, ये देखो सिक्कों को, पैसों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो बिजनेस जो है उसका मोटिव ये होता है कि और ज़्यादा पैसे बनाना, और ज़्यादा पैसे कमाना। और ये कैसे होता है, रेवेन्यूज़ के थ्रू। आपके बिजनेस में आपने बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े मशीन लगा लिए, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग रेंट पे ले ली, अच्छा सा साइन बोर्ड लगा लिया, सजा धजा बिल्कुल, आपने काउंटर वगैरह बना लिया, ऑफिस भी पूरा चकाचक कर लिया, ठीक है, स्टाफ को भी बिल्कुल कोट टाइप पहना के एकदम सेल्समैन वगैरह बैठा के रखा है, लेकिन सेल ही नहीं हो रही है, कोई बंदा आ ही नहीं रहा है कुछ खरीदने, ठीक है। कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो तो कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा।
बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा, जितने भी खर्चे किए आपने वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो मेन चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस में क्या है पता है? रेवेन्यू। और इसी के पीछे लोग भागते रहते हैं। आपने देखा होगा कि टाई वगैरह लगा के सेल्समैन जो है इधर उधर गली मोहल्ले भागते रहते हैं, आपके घर में आके कॉलिंग बेल बजा के वॉशिंग पाउडर बेचने की कोशिश करते हैं, कभी चूहे मारने की दवा बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग कुछ और नहीं, बस अपनी रोजी रोटी के लिए ये सब करते हैं, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेवेन्यू क्या है पता है? जैसे हम सांस लेते हैं ना, हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, तो रेवेन्यू भी बिजनेस को चाहिए, वरना बिजनेस तो मर ही जाएगा। तो रेवेन्यू क्या है, यहाँ पर देखो ऑफिशियली क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। रिवर्स टू द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। तो बिजनेस कैसे कमा सकती है? या तो वो कुछ गुड्स सेल करेगी या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो गुड्स सेल करके और सर्विसेज प्रोवाइड करके बिजनेस जो पैसा कमाती है, जो इनफ्लो उसके आते हैं, वही हमारे लिए रेवेन्यू है। कभी कभी क्या होता है कि गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड के अलावा भी एक तीसरा तरीका है, याद रखना तीसरा तरीका भी है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर बिजनेस का कोई ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, जो उसने भाड़े पे दे के रखा है। मान लो कि आपने अपने बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग बनाई है, आपने एक अपनी बिल्डिंग बना ली है बिजनेस के लिए, उसके 2 कमरे जो है वो खाली रहते हैं हमेशा, ठीक है, वो आपके यूज में नहीं आते। आपने गोडाउन बड़ा बना लिया, उसमें थोड़ा सा स्पेस खाली है, तो आपने किसी बगल वाले दुकानदार को उतना स्पेस रेंट पे दे दिया। क्या दे दिया? रेंट पे दे दिया। तो वो बंदा जो है वो आपको रेंट दे रहा है। तो वो रेंट कैसे आ रहा है? वो बिजनेस का कुछ रिसोर्स यूज कर रहा है और उससे आपको एक कमाई आ रही है, ठीक है। आपने किसी दूसरे बंदे को बिजनेस का रिसोर्स यूज करने के लिए दिया, उससे आपको कोई कमाई आ रही, कोई इंटरेस्ट आता है या रॉयल्टी डिविडेंड कुछ आता है, तो वो भी एक तरह से बिजनेस का रेवेन्यू ही होगा। तो रेवेन्यू 3 तरीके से आ सकते हैं, 2 नहीं। एक तो गुड्स सेल करके, एक सर्विसेज प्रोवाइड करके, और तीसरा रिसोर्सेज आप किसी को यूज करने के लिए दे सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज यूज बाय अदर्स, यहां पर देखो लिखा हुआ है, और परमिटिंग others to use enterprises resources which is yielding interest royalty dividend। ओके, तो ये हो गया रेवेन्यू या इनकम। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं रेवेन्यू के, एक है सेल्स, एक है कमीशन अर्नड, इंटरेस्ट अर्नड, रॉयल्टी अर्नड, डिविडेंड अर्नड, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद अगले पेज में देखते हैं क्या है। देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप लोग सोचोगे सर जान ही मार डालोगे, एक्सपेंसेस इतना भारी भरकम समझा दिया, उसके बाद रेवेन्यूज, अब ये क्या लेके बैठ गए कैश बेसिस। इतने दिन तो हमने सिर्फ एक्रूअल बेसिस सुना था, अब ये नया कैश बेसिस क्या है। अब आप लोगों में से कुछ लोग तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कैश बेसिस क्या है, क्योंकि 11-12 में आपने ये चीज़ पढ़ी है, पर जिन लोगों ने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ा उनको बता दूं कि एक्रूअल बेसिस में हम क्या कहते हैं। एक्रूअल बेसिस तो आप लोगों को अच्छे से पता है। एक्रूअल बेसिस में ये हम कहते हैं कि जो अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, ये 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड है, इस पीरियड से रिलेटेड जितना भी इनकम्स, एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम्स यानी कि रेवेन्यूज, इनकम्स और रेवेन्यूज एक ही चीज होती है। इनकम्स या रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड, उसको हमको प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन में पकड़ना है, उसको हमको इस साल के इनकम या एक्सपेंसेस मानना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन एक्सपेंसेस के लिए कैश जो है वो पे हुआ कि नहीं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन इनकम्स में हमको कैश जो है वो रिसीव हुआ कि नहीं, उससे भी हमको फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक्रूअल बेसिस कहता है कि चाहे आपको कैश मिली हो या ना मिली हो, अगर आपकी रेवेन्यू कुछ जनरेट हुई है, अगर आपकी सेल्स हुई है, अगर वो उधार में भी हुई है, अभी आपको कैश नहीं मिला है, फिर भी उसको सेल्स रिकॉर्ड कर लो, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अगर आपका कुछ खर्चा हुआ है पर आपने अभी तक कैश पे नहीं किया, आपको कैश देना बाकी है, फिर भी उसको एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लो, अगर उस पीरियड से रिलेट करता है। और कैश बेसिस जो है, ये नया बंदा जो है, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। अब दुनिया में उल्टी खोपड़ी के भी तो कुछ लोग होते हैं, हर कोई मेरी एक बात को थोड़ी मान लेगा। अगर मैं किसी से कहूँगा, एक 10 लोगों का ग्रुप खड़ा है मान लो, अगर मैं कहूँगा कि यहीं खड़े रहना, यहाँ से हिलना मत, तो मान लो कि 8 लोग तो खड़े रह जाएंगे, लेकिन 2 लोग ऐसे होंगे खुराफाती वाले, जो मैं जो कहूँगा उसका ठीक उल्टा करेंगे, वो लोग हिलने डुलना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ठीक ऑपोजिट का भी एक बेसिस होता है, वो है कैश बेसिस। कैश बेसिस में बिल्कुल एक्रूअल बेसिस का उल्टा बोला है। कैश बेसिस में वो लोग ये कहते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड से हमको कुछ मतलब ही नहीं है, भूल जाओ अकाउंटिंग पीरियड वीडियड। इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। 1 साल के अंदर आपका कितना कैश इनफ्लो हुआ है और आपका कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, इसी को हम इनकम मानेंगे, कैश इनफ्लो को इनकम मानेंगे,
और कैश आउटफ्लो को एक्सपेंस मानेंगे। यानी कि ये लोग सिर्फ पैसों का लेन देन देखते हैं, जितना आया उसको इनकम मान लो, जितना गया उसको एक्सपेंस मान लो। इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये इनकम जिसके बदले हमको कैश मिली है ये इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता था कि नहीं। तो मान लो कि पिछले पीरियड में, ये पिछला पीरियड है, यहाँ पर एक सेल हुई थी जिसका पैसा हमको इस अकाउंटिंग पीरियड में आके मिला। क्या मिला? इस अकाउंटिंग पीरियड में आके मिला। तो कैश बेसिस के हिसाब से हम इसको इस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम मानेंगे जिस पीरियड में हमको पैसा मिला। और मान लो कि एक एक्सपेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सपेंस रेंट का ही है। मान लो रेंट का एक्सपेंस जो है वो हमने यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। हम पेमेंट कब करेंगे? अगले पीरियड में जाके करेंगे। हमने ओनर को बोला है कि हम नेक्स्ट पीरियड में रेंट दे देंगे। तो यहाँ पर रेंट हमारा इस पीरियड से रिलेटेड था, लेकिन क्योंकि पेमेंट जो है हम यहाँ पर आकर कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी हम इस पीरियड का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब पकड़ेंगे। यहाँ पर हम कोई रेंट का एक्सपेंडिचर पकड़ेंगे ही नहीं। तो बिल्कुल फालतू सा कॉन्सेप्ट है, इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब ही नहीं बनता इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन फिर भी कहने के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी है, ठीक है। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ अकाउंटेंट जो थे ना वो ना इधर का रहना चाहते थे ना उधर का, मतलब वो कहते थे कि एक्रूअल बेसिस भी अच्छा ही है, कैश बेसिस भी एक हद तक ठीक ही है, क्योंकि कैश का ही तो अल्टीमेटली सारा खेल है। तो जब तक कैश नहीं मिलेगा तब तक इनकम कैसे मान लें, जब तक कैश नहीं पे करेगा तब तक एक्सपेंस कैसे मान लें। तब कुछ लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा अपना खोपड़ी को यूज़ किया और उन्होंने इन दोनों का एक मिक्सचर बना दिया। होता है ना क्रॉस ब्रीड, तो एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस का एक क्रॉस ब्रीड बना दिया। और जब भी दो चीज़ों को आप क्रॉस ब्रीड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है? हाइब्रिड। क्या हो जाता है? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड अकाउंटिंग जो है एक नया कॉन्सेप्ट ये लेके आ गए। हाइब्रिड अकाउंटिंग सर बहुत कठिन होगा, सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखो मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट में आपकी सारी उलझन जो है ना उसको भगा दूंगा मैं। अभी इसको मिटा लूँ पहले थोड़ा, यार मिटाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अब देखो हाइब्रिड सिस्टम जो है, स्पेलिंग गलत हो गई, HYBRID, हाइब्रिड सिस्टम ये क्या कहता है? ये कहता है कि इनकम्स में हम क्या रहेंगे? कंजर्वेटिव। तो इनकम्स में अकाउंटेंट्स क्या रहना चाहते हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल पता है ना आपको? वो क्या कहते हैं कि जब तक इनकम्स रियलाइज ना हो जाए, बिल्कुल श्योर ना हो जाए, तब तक इनकम्स को रिकॉर्ड मत करो। लेकिन एक्सपेंसेस या लॉसेस जो हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेस जो हैं, ये अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसेस, जो आपको पता है कि एक्सपेंसेस हो गए, चाहे पैसे दिए हों चाहे नहीं दिए हों, इनको पकड़ लो, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हाइब्रिड सिस्टम बना, यानी कि अकाउंटेंट्स ने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को लिया और उसमें कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट थोप दिया और थोप करके बना दिया हाइब्रिड सिस्टम। और हाइब्रिड सिस्टम कहता है कि इनकम्स को रिकॉर्ड करो कैश बेसिस पर और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो एक्रूअल बेसिस पर, ठीक है ना। तो एक खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना दिया। वो कहते हैं कि इनकम्स कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, जब तक पैसा नहीं मिलेगा ना तब तक इनकम बुके नहीं करेंगे। आज सेल्स हुई है, कल वो बंदा अगर मेरा पैसा दिए बिना भाग गया तो हम सेल्स रिकॉर्ड करके खूब खुश हो जाएंगे कि मेरा इनकम हो गया, और पैसा हमको मिलेगा ही नहीं तो हम क्या माथा में हाथ रख के बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं होगा, जब पैसा मिलेंगे तबे हम इनकम बुक करेंगे। तो वो बोला कि ठीक है, इनकम को कैश बेसिस में रख लेते हैं। और एक्सपेंसेस, तो भाड़ा का जो हमारा पैसा नहीं दिए हैं वो नहीं देने से भी क्या बात, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मालिक हमको थोड़ी ना छोड़ेगा, वो तो हमको धक्का मार के निकाल देगा अगर हम भाड़ा नहीं देंगे। तो भाड़ा तो हमको देना ही पड़ेगा। तो भाड़ा चाहे अभी कैश में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमको उसको खर्चा रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा। चलो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो खर्चों को किस हिसाब से रखेंगे? एक्रूअल बेसिस पे। तो यही हाइब्रिड सिस्टम है। देखो हाइब्रिड सिस्टम में इनकम्स को कैश बेसिस पे लेते हैं और एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे। है ना कैसा अजीब सा मिला जुला सा? मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कैश बेसिस हाइब्रिड सिस्टम। बेस्ट अपना एक्रूअल बेसिस ही है। और लीगली भी कंपनीज एक्ट में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो छोटे से पान दुकान या किराना दुकान की अकाउंटिंग थोड़ी करोगे। किसकी करोगे? बड़े बड़े कंपनीज की करोगे। वो लोग आपको शान से बुलाएंगे कि आइए सर हमारा अकाउंट्स थोड़ा देख दीजिए। तो कंपनीज के लिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना मैंडेटरी है। कंपनीज एक्ट बोल के एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, अभी उसने स्पेसिफाई कर दिया है
कि अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस से ही करनी है आपको, ना ही कैश बेसिस फॉलो करनी है, ना ही हाइब्रिड सिस्टम फॉलो करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बस समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता रहे, कोई अगर आपको आके बोले कि बता तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर ने सिखाया ही नहीं, ये तो बहुत ही, ये जानने की क्या ज़रूरत है, कंपनीज एक्ट में तो बोला एक्रूअल बेसिस करना, तो एक्रूअल बेसिस ही करेंगे, तो कैश बेसिस जानने की ज़रूरत नहीं, तो मैं उसको जाना ही नहीं मैंने। लेकिन ऐसा थोड़ी चलता है, जानकारी तो रखनी पड़ती है ना, जानकारी रखना ही तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, हर चीज़ की उसको जानकारी होनी चाहिए। तो हाइब्रिड सिस्टम और कैश बेसिस होता है ये। यहाँ पर देखो नेक्स्ट में, यहाँ पर स्लाइड में जो है हाइब्रिड सिस्टम के बारे में पूरा लिखा हुआ है, एक बार पॉज करके पढ़ लो, वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ सम्स भी, इलस्ट्रेशंस भी आपसे पूछ सकता है कि हाइब्रिड सिस्टम में अगर करना हो तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे, कैश बेसिस में अगर करना हो तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो है अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा एक दो छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है ये समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम इंटरैक्टिव बात करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मोनोटोनस टोन जो है मेरा उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुझे भी लगे कि मैं किसी बंदे को सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी कैमरा के सामने पढ़ाना ना बहुत बोरिंग हो जाता है। तो आप लोग भी कमेंट्स में मेरे साथ इंटरेक्शन करना, अगर अच्छा लगे तो बताना कि लेक्चर अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।